नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था बहुत पहले। तो उस कोर्स के अकॉर्डिंग हम जो है अपने तीसरे अध्याय को शुरू कर चुके थे। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट प्रोवाइड करवा दिया था। ये हमारा तीसरा पार्ट रहने वाला है। ठीक है, चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, और अभी वीडियो कुछ दिनों से आ नहीं रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। अब जो है वीडियो आपके पास रेगुलर आएगा, और ताकि जो आपका कोर्स है वो ख़त्म हो जाए जल्दी। और मिड टर्म आपका चालू हो जाएगा सितंबर से। और इससे पहले मैंने 2 पार्ट करा दिया था, उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था और कुछ टॉपिक भी थे उसमें। ठीक है, अब जो आपका चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इस चैप्टर का अर्थ क्या है वो मैंने आपको बता दिया था पार्ट 1 में। देखो, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग का मतलब यही है कि जो वर्ग हैं, जो जाति हैं, वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक में मतलब समाज की स्थिति कैसी थी। ठीक है, ये आप इसमें पढ़ोगे। और ये सभी जानकारी हमें महाभारत काल में मिल जाती है, यानी महाभारत से हमें मिल जाती है। तो इस टॉपिक, इस चैप्टर को हम महाभारत भी कह सकते हैं या फिर इसे ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा वीडियो है, शुरू करते हैं। और आप हमारे YouTube चैनल पे आओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा सब्सक्राइब का बटन। और अभी आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो के नीचे राइट साइड में एक बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, आप उस पर क्लिक करके और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, ये आपका पहला काम हो जाएगा। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो हमारा वीडियो आएगा हिस्ट्री या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट का, तो उसका नोटिफिकेशन जो है, उसका मैसेज जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे प्ले लिस्ट बने हुए हैं न्यू कोर्स के, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपको कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर नेम यहाँ पर आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी वहाँ पे आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो ग्रुप में और हमारे चैनल पे। तो आगे चलते हैं। और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पर है। ग्रुप का नाम A.K NCERT स्टडी पॉइंट है। आप सर्च करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा, अब इस पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट नोट्स मिल जाते हैं, पेपर मिल जाता है, और बाकी चैप्टर के लिंक मिल जाते हैं, लाइव क्लास के मिल जाते हैं, सभी मिल जाते हैं। आपको टॉपिक मैंने बता दिया था, दोनों पार्ट में मैंने आपको बताया था, पार्ट 1 और 2। तो देखो, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। सामाजिक इतिहास, इतिहास रचने के लिए महाभारत का प्रयोग किस प्रकार से इतिहासकारों ने किया है, ये सामान्य पर्यावलोकन, सामाजिक इतिहास की समस्या, जाति वर्ग, नातेदारी, लिंग भेद, इन सब की जो समस्या थी, और खोज की कहानी, महाभारत का संचालन, प्रकाशन, उद्धरण। ठीक है, इतिहासकारों द्वारा महाभारत को किस प्रकार से प्रयोग किया गया, उदाहरण सहित आप समझाओगे। विचार विमर्श भी हुआ था इसके ऊपर। और सामाजिक इतिहास की जो पुनः आएगा यहाँ पे, पुनः रचना के लिए अन्य स्रोत, मानचित्र कार्य, ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए गृह कार्य, परियोजना कार्य। परियोजना कार्य जो है आपके प्रोजेक्ट के लिए होता है। प्रोजेक्ट जो आपको मिलेगा उसमें इस सब्जेक्ट से प्रोजेक्ट के टॉपिक निकाल सकते हैं टीचर। ठीक है, दे सकते हैं आपके लिए कुछ इसमें से टॉपिक, या ऐसे दे सकते हैं कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया गया, पितृवांशिक व्यवस्था क्या है, मातृवांशिकता व्यवस्था क्या है। ठीक है, ये सब आप इसमें दे सकते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखो, इससे पहले मैंने आपको दूसरा चैप्टर करा दिया था, राजा, किसान और नगर, यानी किंग, फार्मर्स, टून्स, पार्ट 1, 2, 3। 3 चैप्टर में मैंने आपको, या फिर 3 पार्ट में मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था। इसको आप जरूर देखें, तब आपको दूसरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और बाकी इस वीडियो का मैंने पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिया था, उनको आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। देखो, आपका पहला टॉपिक है माताओं का महत्व। जो माताएं हैं, आपको बताओ, आपका भी माता होंगी। ठीक है, आपके भी, तो उनका एक तरह से महत्व यहाँ पर क्या है। आपने अभी तक ये समझा था कि जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है, यानी पितृवांशिक व्यवस्था को हर राजा अपनाते हैं। पितृवांशिक व्यवस्था क्या है, तो देखो, पिता के मृत्यु के बाद सभी सिंहासन, राजवंश, सब कुछ बेटा ले लेता है, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे चलते रहता है।
इसी को कहते हैं पितृवांशिक व्यवस्था। तो अधिकतर राजा जो है वो इसी व्यवस्था को अपनाते थे, और इस व्यवस्था में जो मुखिया होता था वो लड़का यानी पुरुष होता था। तो कहीं ना कहीं समाज में लड़कों को, ठीक है, पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता था। तो क्या उस समय माताओं का महत्व होता था, यानी लड़कियों का, महिला का महत्व होता था? यही समझोगे इसमें। तो देखो वैसे तो महत्व बहुत होता था। अब सातवाहन वंश को देखोगे, उसमें जितने भी शासक थे उनका नाम जो है ना, उनको उनके माता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जैसे आप यहाँ समझो। देखो हमने अभी तक यह पढ़ा था कि जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है, यानी पितृ व्यवस्था, पितृवांशिक व्यवस्था वो सभी अपनाते थे, सभी राजवंश। लेकिन सातवाहन वंश के कुछ राजा हैं, उनको अपने माता के नाम के अनुसार जानते थे उनको। ठीक है, यानी मान लो कोई भी ए नाम का राजा है, उसको हम उनके माता के नाम से जानेंगे। ठीक है, उनका जो भी माता है उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, और इस राजा का जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको जानते थे, राजा को उनके माता के नाम पर। तो इसका मतलब क्या होता है कि माता जो है वो भी उस समय महत्वपूर्ण थी, उनकी भी भूमिका अधिक थी यहाँ पर महाभारत के समय। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सातवाहन जो वंश है उसमें राजा जो थे वो अपने माता के नाम, अपना जो माता है वो उनके नाम वहां पे लगाते थे, अपने माँ की। ठीक है, और उत्तराधिकारी पितृवांशिक होता था, ये आप याद ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज है, एक मिस्टेक है, वो क्या है? देखो ये जो सातवाहन वंश है इसमें जो राजा है, ये तो अलग चीज हो गया। राजा है वो अपने माता का नाम यहाँ पे, अपने माता का नाम यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन जो ये राजा है ना सातवाहन वंश के, ये अपनाते तो पितृवांशिक व्यवस्था ही है। ठीक है, ये अपनाते पितृवांशिक व्यवस्था है, लेकिन नाम अपने माता का लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन यही होता है कि बच्चे जो है वो ये भूल जाते हैं कि सातवाहन राजा जो है वो माताओं को महत्व देते थे, लेकिन पितृवांशिक व्यवस्था को अपनाते जरूर थे। तो आप पेपर में लिखोगे तो ध्यान रखना, पितृवांशिक व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और माताओं को महत्व भी मिलता था, लेकिन वो सीमित था। सातवाहन वंश में ही मिलता है, लेकिन मौर्य वंश देख लोगे आप, नंद वंश देख लोगे, हर्यक वंश देख लोगे, गर्भ वंश देख लोगे, ठीक है, और भी बहुत सारे वंश थे, तो उसमें जो है ना माताओं का महत्व कम था, इसमें ज्यादा है। ये थोड़ा लंबे समय तक चला था सातवाहन वंश, और मौर्य वंश भी थोड़ा सा प्रभावशाली था। ठीक है, और देखो पुत्र आप समझ जाते हो, पितृवांशिक व्यवस्था यानी पिता के बाद पुत्र, उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, ऐसे बहुत ही आसान है। अब हम बात करते हैं, देखो सातवाहन वंश जो है वो आप समझ चुके हो। अब मैं कुछ आपको वंश बताता हूँ, कुछ साम्राज्य बताता हूँ कि प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए ऐसे आप समझ सकते हो। अभी तो भारत में राजनीति है या विश्व में राजनीति है, लोकतंत्र, ऐसा सब है, लेकिन पहले ये सब नहीं होते थे। पहले राजाओं का शासन होता था। अब वो कैसे शासन करते थे? वो एक क्षेत्र लेते थे कि इतना दूर है, ये हमारा साम्राज्य है, मान लो उनका नाम है ए नाम से, तो उस साम्राज्य का नाम क्या रखेंगे? ए, यानी अपने नाम के आधारित वो अपने साम्राज्य का नाम रखते थे। इसी को कहते हैं साम्राज्य। इतने क्षेत्र पर इस राजा का प्रभावशाली भूमिका होता है ना, ऐसे होता है। देखो सबसे पहले आपको बताता हूँ मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसको आपने क्लास 12th में बिल्कुल पढ़ लिया था। चैप्टर आपके, एक चैप्टर आपका था समय की शुरुआत से, उसमें भी आपने समझा था इतिहास के। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, वहाँ राजाओं को शासन था, ये आपने क्लास 12th में बिल्कुल विस्तार से समझा है। ठीक है, अब चीन की सभ्यता जो है वो भी आपने समझ लिया है, हड़प्पा सभ्यता भी आपने समझ लिया है, मिस्र की सभ्यता ये भी आपने समझ रखा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात आती है आगे, अब आ जाता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जो है, इसमें वेदों की रचना हुई थी, इसे दो कालों में देखते हैं, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो वैदिक सभ्यता जो है ये जो है ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये जो है ना, ये सभ्यता, इतने सभ्यता मैंने आपको यहाँ बता दिए, इनको आप नोट कर सकते हो, इसमें आपने बहुत पढ़ लिया। हड़प्पा सभ्यता जो है ये मैंने आपको करा रखा है पार्ट 1, ये जो आपका चैप्टर है पहला, अब वो जो पहला चैप्टर था वो ईंट मन के तदास्तिया, उसमें आपने हड़प्पा सभ्यता का इतिहास समझा था। पूरा इतिहास आपने समझ लिया था कि वहाँ के लोग कैसे थे, वो सभ्यता कैसी थी। ठीक है, उनको किस नामों से जाना जाता है, 3 नाम थे हमारे। ठीक है, तो वहाँ आपने हड़प्पा सभ्यता का पूरा प्रमुख इतिहास समझ लिया था।
अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बाद आता है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश के बाद जो है ये ये इंपॉर्टेंट था। हर्यक वंश जो है ये वैदिक सभ्यता के बाद आता है, और वैदिक सभ्यता के बाद आ जाता है हर्यक वंश। फिर आ जाता है शिशुनाग वंश। आपके सामने लिख देता हूं पूरा ताकि आपको समझ में आए। पहला आ जाएगा हमारा हर्यक वंश, फिर आ जाएगा नाग वंश, जिसे हम शिशुनाग वंश भी कहते हैं। फिर आ जाएगा नंद वंश, फिर आ जाएगा हमारा मौर्य वंश। ये वंश मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाएगा हमारा शुंग वंश, फिर आ जाएगा हमारा कर्व वंश, और फिर हमारा आ जाएगा, देखो कर्व वंश के बाद ना हमारा सातवाहन वंश दिखता है। सातवाहन वंश आ जाएगा, और फिर हमारा जो है कुषाण वंश आ जाएगा, और फिर जाके कुषाण वंश के बाद हमारा गुप्त काल आ जाता है, इसे हम गुप्त वंश भी कह देते हैं। फिर हमारा आ जाता है हर्ष वैदिक काल। ठीक है, हर्ष वैदिक काल। इतने वंश मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ समझो। देखो, हर्यक वंश जो है ये आया वैदिक सभ्यता के बाद। नाग वंश, जिसे हम शिशु नाग वंश भी कह देते हैं, इसका नाम पूरा आप लिख लो, शिशु नाग वंश। तो देखो, शिशु नाग वंश जो है ये हर्यक वंश के बाद आया था। फिर शिशु नाग वंश के बाद नंद वंश आता है, इसके संस्थापक का नाम महापद्म नंद था। फिर जाके मौर्य वंश आता है, इसका जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने जो है घनानंद को जो है सत्ता से बेदखल कर दिया था चाणक्य की मदद से, है ना। शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ इसका आखिरी शासक था, और इसकी हत्या कर दी थी इसकी सेनापति ने। सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। इसने अपने राजा की हत्या कर दी और अपने नाम से एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी, जिसे हम शुंग वंश कहते हैं। इसका नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग। इसने अपने साम्राज्य का नाम क्या रखा? शुंग वंश। यानी आप समझ रहे हो कि लोग अपने नाम के आधार पर वंश रखते थे, साम्राज्य चलाते थे। कर वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, इन सभी के बारे में आपने दूसरे अध्याय में पढ़ रखा है। ठीक है, दूसरा अध्याय आपने समझ रखा था, उसमें राजा, किसान और नगर। उसमें मैंने आपको मौर्य वंश बता दिया था, गुप्त वंश बता दिया था, नंद वंश बता दिया था, शुंग वंश बता दिया था, वैदिक सभ्यता बता दिया था। वैदिक भी मैंने आपको बता दिया। इतने सब मैंने आपको उसमें बता दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, आपका अगला टॉपिक है समाज में भिन्नताएं। देखो, आपको पता होगा समाज जो होता है, ठीक है, समाज में भिन्नताएं होती है। कोई अलग धर्म के लोग रहते हैं वहां पर, अलग जाति के रहते हैं। ठीक है, सबका रहन सहन अलग है, सबका खान पान अलग है, रहने का तरीका अलग है, यानी भिन्नताएं रहती है समाज में, बहुत सारे वैरायटी रहते हैं। ठीक है, समाज को हम इंग्लिश में सोसाइटी भी कह देते हैं, और इसे हम विषमताएं भी कहते हैं। भिन्नताएं, विषमताएं। ठीक है, दो नाम से इनको जाना जाता है। अब देखते हैं कि महाभारत काल में क्या क्या विषमताएं थी, क्या भिन्नताएं थी। ठीक है, देखो, समाज में भिन्नताएं। समाज आपको पता होगा, समाज पूरा एक समाज होता है, उसमें जनताएं रहती हैं। तो क्या समाज में उस समय भिन्नताएं थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समाज में क्या उस समय भिन्नताएं थी? एक मिनट पेन लेता हूं। देखो, समाज जो था ना, वो वर्ण व्यवस्था से बटा हुआ था। ठीक है, समाज में वर्ण व्यवस्था थी। पूरा समाज है, मान लो ये पूरा समाज है। समाज को ना हम 4 वर्णों में बांट देते हैं। पहला क्षत्रिय, दूसरा वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। इन 4 व्यवस्था में हमारा जो ब्राह्मण है या फिर हमारा जो समाज है, समाज को इन 4 व्यवस्था में हम वर्ण व्यवस्था में बांट देते थे। ठीक है, जिसके तहत समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। कौन कौन से वंश थे? कौन कौन से वर्ण थे? तो पहला हमारा था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये 4 जो हमारे वर्ण हैं, इन्हीं 4 वर्णों में हमारा पूरा समाज बटा हुआ था। पूरे समाज में जितने भी लोग थे, 5,000, 10,000, 20,000, उन सभी को अलग अलग वर्णों में बांट दिया गया था।
जो ब्राह्मण थे उनको हम ब्राह्मण में बांट दिए, जो क्षत्रिय थे क्षत्रिय में जाओ, शूद्र को हम शूद्र में बांट दिए, ठीक है, वैसे, ठीक है, ऐसे। और देखो धर्मशास्त्र जो ग्रंथ है और धर्मसूत्र नामक जो ग्रंथ है, उसके अनुसार जो 4 वर्ण है ना, उनके लिए सबसे आदर्श जीविका जो है, उनके नियम बनाए गए थे। यानी जो आप देखोगे जो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इनके लिए धर्मशास्त्र नामक जो ग्रंथ है और धर्मसूत्र, इसके अनुसार जो है आदर्श के जीविका के कुछ नियम बनाए गए थे कि भाई ब्राह्मण के ये नियम रहेंगे, क्षत्रिय के ये नियम रहेंगे, वैश्य के ये रहेंगे, शूद्र के ये रहेंगे। इन चारों का नियम तय था, किसके अनुसार? धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र। ये मैं नाम बता रहा हूँ, इसके अंदर ग्रंथ भी है, पुस्तक बहुत सारे हैं, आप उनको पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। पहले हम बात करते हैं अपना पहला जो हमारा वर्ण व्यवस्था है, वो है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण क्या है? देखो, ब्राह्मण आपको पता होगा जो पूजा पाठ कराते हैं, वो होता है ब्राह्मण। फोटो आप देख सकते हो, है ना। तो ब्राह्मण के क्या क्या कार्य थे, उनका क्या भूमिका था, वो आप समझो। देखो, जो ब्राह्मण होता है उसका मेन काम पूजा पाठ कराना ही होता है, ठीक है, दान देना लेना ये सब होता है। तो इसका पहला कार्य होता था अध्ययन करना। जब ये मान लो कोई एक लड़का है एक लड़की है, इन दोनों का शादी कराना है, तो इसके लिए ब्राह्मण को पढ़ाई तो आना चाहिए। अगर वो अध्ययन नहीं करेगा तो शादी कैसे कराएगा? उसके लिए मंत्र पढ़ना पड़ता है, सब, ठीक है। तो अध्ययन करना ब्राह्मण का प्रथम काम था। दूसरा हो जाता है वेदों की शिक्षा, ठीक है। तीसरा हो जाता है यज्ञ करवाना, पूजा पाठ कराना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यज्ञ करवाना करना, ठीक है, मतलब खुद करना यज्ञ या करवाना किसी और के जरिए, ये काम होता था। दान देना होता था, दान ये देते थे और दान देते थे, ठीक है। ये सभी कार्य होते थे ब्राह्मण के। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो 4 वर्ण आपके हैं, 2 3 4। अब इन चारों वर्ण के आपको काम समझने हैं। ये आपके पेपर में आ जाएगा कि ब्राह्मण के निम्नलिखित कामों का उल्लेख कीजिए, ऐसे। तो ये काम को आपको एक्सप्लेन करना है। अध्ययन करने को आपको यहाँ पे 2 लाइन खींच के और पूरा एक्सप्लेन करना है कि इनका ये काम होता रहा, ठीक है। ये टाइटल बता रहा हूँ आपको, हेडिंग, है ना। तो आगे चलते हैं। देखो क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र सूत्र के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार, और हमेशा क्षत्रिय ही राजा बनते थे। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछले साल, मैंने देखा था। तो देखो क्षत्रिय, एक क्वेश्चन बना था कि क्या क्षत्रिय ही राजा बनते हैं हमेशा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्षत्रिय हमेशा राजा नहीं बनते थे। आप चंद्रगुप्त मौर्य को देख लो, है ना, पुष्यमित्र शुंग को देख लो, बृहद्रथ को देख लो, और आप श्रीगुप्त को देख लो, चंद्रगुप्त प्रथम को देख लो, गुप्त काल को देख लो, सातवाहन वंश को देख लो, कर्ब को देख लो, और तो और हर्यक वंश को भी देख लो, नाग वंश जो हमारा शिशु नाग वंश था। इन सभी वंश के जो संस्थापक थे वो जरूरी नहीं कि वो क्षत्रिय ही थे, कोई ब्राह्मण भी था, ठीक है, कोई वैश्य भी था, तो वो भी राजा बन गए थे। इसका मतलब क्या है कि क्षत्रिय राजा हमेशा नहीं होते थे, ठीक है। आगे आपको बताता हूँ। पहले आप क्षत्रिय के काम समझ लो। जो क्षत्रिय है ये थोड़ा प्रभावशाली होता था, ये का भूमिका बहुत था। देखो इनका पहला कार्य होता था शासन करना। शासन, मान लो एक नाम, ए नाम का वो व्यक्ति है, इसने जो है पूरा एक साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया। किस नाम से? ए नाम से। व्यक्ति अपने नाम के अनुसार ही साम्राज्य का नाम रखता था, है ना। जैसे श्री चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य रखा, मतलब मौर्य काल, मौर्य वंश को जो है, जैसे मान लो चंद्रगुप्त मौर्य नाम है तो उसने अपने साम्राज्य का नाम मौर्य वंश रख दिया, है ना। श्रीगुप्त एक व्यक्ति का नाम है, उसने अपने साम्राज्य को गुप्त वंश के नाम से रख दिया, क्योंकि उसका नाम ही तो श्रीगुप्त है, तो उसने अपने वंश का नाम क्या रख दिया? श्रीगुप्त, गुप्त वंश, ठीक है, ऐसे। दूसरा कार्य हो जाएगा युद्ध करना, युद्ध का संचालन करते थे ये लोग। तीसरा हो जाएगा युद्ध को रोकना, अगर मान लो कोई युद्ध हो रहा है उनको जाके ये रोकेंगे, ठीक है। और देखो न्याय करना, 4 लोगों के बीच में लड़ाई हो चुका है, इनको बराबर न्याय मिले ऐसा भी कार्य करना। और बात आती है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, और आ जाता है हमारा वेद को पढ़ना, फिर आ जाता है हमारा यज्ञ करवाना, ठीक है, दान देना, और तो और जनता का ख्याल रखना। देखो क्षत्रिय का काम होता था दान देना। आप इनके जो जनता होते थे उनको ये दान देते थे, भेंट देते थे, बोलते थे भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं तुम रखो, तुम्हारे पैसे नहीं तुम रखो, ऐसे, समझ रहे हो। ये दान देते थे, लेते बिल्कुल भी नहीं थे। आप ध्यान रखना, क्षत्रिय जो थे वर्ण व्यवस्था में, जो क्षत्रिय के कैटेगरी में आते हैं, वो दान देते थे, लेते बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है।
अब बात करते हैं वैश्य। देखो वैश्य जो है ये भी एक प्रभावशाली, इसकी भूमिका यहाँ पर है। शूद्र बहुत ही नीच जाति का माना जाता था, ठीक है। उसका काम बहुत ही कम होता था। काम उसका होता था तीनों वर्णों की सेवा करना। देखो कृषि करना वैश्य का काम है, ठीक है। काम आप ध्यान रखना, हेडिंग है ये, इसको एक्सप्लेन करना है आपको अपने बोर्ड एग्जाम में। कृषि करवाना, पशुपालन करना यानी पशु को पालना, गौ पालन करना यानी गाय को पालना, व्यापार करना, ठीक है। दो लोगों के बीच में जो क्रय विक्रय होता है उसी को हम व्यापार कहते हैं, देना लेना। और वेद को पढ़ना भी इनका काम हो जाता है। यज्ञ करवाना हो जाता है, यज्ञ पूजा पाठ करवाना, ठीक है। और तो और दान देना। देखो आपको मैं बता दूं, अगर आपको वंश के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सा वंश कब आया, उसके संस्थापक कौन है, ठीक है, कोई भी समय के बारे में आपको पता नहीं तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। मान लो जो भी आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा है आपके स्कूल के, मतलब आपकी क्लास में, उनसे आप पूछ सकते हो। उनको सभी वंश के बारे में पूरा विस्तार से पता है, क्योंकि वो सभी कोर्स करके आ चुके हैं, ठीक है। तो उनसे आप पूछ सकते हो, तो उनको पूरा पता होता है। और बाकी हमारे चैनल पे मिल जाएगा कुछ कुछ वीडियो, और बाकी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो शूद्र के काम आप समझ लो, इसका कोई काम नहीं होता था। इसका काम होता था, तीनों जो वर्ण है हमारे ऊपर, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों वर्णों की सेवा करना होता था शूद्र का काम। बस इतना ही लिखोगे आप, शूद्र का काम यही होता था। तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का काम होता था, बहुत ही ऐसा, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठता है आपके बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट, क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा बनते थे, क्या क्षत्रिय ही राजा होते थे, ये प्रश्न है। तो यहाँ मैं आपको जवाब हाँ या ना में दूं तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्षत्रिय ही राजा हमेशा नहीं बनते थे, ठीक है। हमेशा क्षत्रिय ही राजा नहीं बनते थे। आपको मैं ना एक काम करता हूँ, आपको मैं उदाहरण सहित बताता हूँ। अगर मैं आपको उदाहरण सहित नहीं बताऊंगा ना तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप सोचते रह जाओगे। तो मैं आपको 2 से 3 उदाहरण दूंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो आपका प्रश्न क्या है, आप प्रश्न को समझो। देखो क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा बनते थे? अब क्षत्रिय कौन है? वर्ण व्यवस्था है जो आपने पीछे समझा। अब क्षत्रिय जो कैटेगरी में जो जनता आते हैं, जो लोग आते हैं, क्या वही हमेशा राजा बनते थे? जरूरी था क्या? वैसे राजा नहीं बनता था, शूद्र नहीं बनता था, ब्राह्मण नहीं बनता था, ऐसा तय था? नहीं था, फिक्स नहीं था कि यही लोग बनेंगे। देखो शास्त्र के अनुसार, यहां मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा। देखो शास्त्र कुछ और कहता है और प्रैक्टिकली कुछ और दिखता है, ठीक है। अब हम 2 तरीके से समझेंगे। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें और शास्त्रों के अनुसार बात करें तो देखो, शास्त्र के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि क्षत्रिय ही राजा बनेंगे, बाकी 3 वर्ण व्यवस्था नहीं बनेंगे, क्षत्रिय ही बनेंगे। लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे रहे हैं जो क्षत्रिय बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो राजा थे। समझ रहे हो? यानी शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि जो राजा बनेगा वो क्षत्रिय ही बनेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुछ वंश ऐसे थे, जैसे सातवाहन वंश ले लो आप, तो उसमें जो भी शासक थे ना वो क्षत्रिय नहीं थे। कुछ कुछ क्षत्रिय थे, कुछ बिल्कुल भी नहीं थे। तो क्या वो राजा नहीं बने? बिल्कुल बने। तो इसका मतलब क्या है कि क्षत्रिय राजा हमेशा नहीं होते थे। भले ही शास्त्रों के अनुसार होते थे, लेकिन वास्तव में बिल्कुल भी नहीं होते थे, ठीक है। समझ रहे हो आप? शास्त्रों के अनुसार होते थे। ये हमारा पहला उदाहरण है। जैसे आप मान लो चंद्रगुप्त मौर्य को, ये बहुत ही प्रसिद्ध मेरे व्यक्ति हैं, एक तरह से उनको मैं बहुत ही सम्मान देता हूँ, मेरे एकदम प्रिय हैं ये, ठीक है। मेरे मतलब इनको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, इनके वंश को ज़्यादा समझता हूँ, ठीक है। ये थोड़े मेरे को पसंद है। अब देखो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य। उनका आप मूर्ति देख सकते हो, ये मूर्ति है। देखो पहले हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये किस वर्ण से थे, फिर हम बात करेंगे ब्राह्मण के अनुसार ये किस वर्ण में थे, ठीक है। देखो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो ये क्षत्रिय थे। बौद्ध ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ आ जाते हैं, बहुत पुस्तक आ जाते हैं, तो उनमें लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, यानी मौर्य वंश के संस्थापक, वो क्षत्रिय थे। लेकिन ब्राह्मण के अनुसार देखा जाए तो ये जो है ये निम्न कुल से थे, जैसे शूद्र मान सकते हो, ठीक है, ये थे वो। यानी क्या समझ रहे हो आप? यहाँ मैं आपको उदाहरण देकर क्या समझाना चाहता हूँ? मैं यही समझाना चाहता हूँ कि शास्त्र के अनुसार यानी पुस्तक के अनुसार जो है
ये क्षत्रिय हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के अनुसार बिल्कुल भी नहीं थे, प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं थे। देखो बौद्ध ग्रंथ क्या मानता है कि क्षत्रिय थे, और ब्राह्मण क्या मानते हैं कि निम्न कुल से थे। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच विवाद है। मौर्य वंश में तो इन दोनों के बीच विवाद है बिल्कुल, लेकिन आगे जो उदाहरण दूंगा उसमें कोई विवाद नहीं है, उसमें पूरा तय है कि ये जो है ब्राह्मण था या ये क्षत्रिय नहीं था, फिर भी क्षत्रिय नहीं था, फिर भी ये बन गया राजा। आगे बताता हूं, दूसरा उदाहरण है शुंग वंश। देखो ये पुष्यमित्र शुंग का फोटो है। मौर्य वंश का आखिरी शासक था, राजा था, जिसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ इसका राजा था, ये उसका मंत्री था। तो मंत्री ने अपने राजा की हत्या कर दी और अपने नए साम्राज्य की स्थापना कर दी, जिसे हम शुंग वंश कहते हैं। इसका नाम ही पुष्यमित्र शुंग है, इसलिए अपने वंश का नाम क्या रख रखा है, शुंग वंश। ठीक है, नाम के आधार पर ही वंश का नाम रखा जाता था, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। देखो जो पुष्यमित्र शुंग है, ये वास्तव में क्या है, ये ब्राह्मण थे, इसमें कोई विवाद नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में विवाद है, लेकिन इसके बीच में विवाद नहीं है। ये ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी इसने अपने राजा की हत्या कर दी और मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना कर दी इसने। ठीक है, आपको शुंग वंश देखने को मिलेगा 322 321 ईसा पूर्व मान सकते हो आप। तो उसके आगे 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व जो है मौर्य काल का समय है, और 185 ईस्वी के बाद आ जाता है ना। 185 ईस्वी आगे जाओगे तो आप थोड़ा ये दिख जाएगा। तो देखो शुंग वंश जो है का जो संस्थापक है उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। ये ब्राह्मण था, फिर भी ये राजा था। क्यों था, यानी क्या समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि क्षत्रिय राजा हमेशा नहीं बनते थे। उदाहरण देके आपको मैं समझाना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी ये राजा थे। इसका मतलब क्या है कि शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजा हो सकते थे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो राजा है वो क्षत्रिय हो भी सकता था और नहीं भी। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत से राजा ऐसे थे जो कि किसी वंश के संस्थापक भी थे, और उनका अगर वर्ण की बात करें तो वो ब्राह्मण थे। ऐसा नहीं है कि वो क्षत्रिय हो तो ही वो राजा बन सके, है ना। देखो शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय है तो ही वो राजा बनेगा। उसमें तो ऐसा माना जाता है। अगर मान लो आप कोई भी शास्त्र पढ़ोगे, कोई भी पुस्तक पढ़ोगे, तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि ये जो राजा है ये क्षत्रिय है। ठीक है, लेकिन वो सत्य नहीं होता। शास्त्र मानते हैं कि जो राजा है वो क्षत्रिय ही बनता था। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो बहुत सारे राजा ऐसे थे जो ब्राह्मण थे। ठीक है, जैसे आप शुंग वंश को मान सकते हो, पुष्यमित्र शुंग को। तो ये जो है ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी ये जो है एक राजा था। इसका मतलब क्या है कि जो राजा है वो ब्राह्मण भी हो सकते थे और क्षत्रिय के अलग भी कुछ हो सकते थे। यानी ये सिद्ध नहीं है कि हमेशा क्षत्रिय राजा बनेंगे। ठीक है, तो अब आप तीसरा उदाहरण देख लो। तीसरा उदाहरण क्या है, मान लो आप सातवाहन वंश का ले लोगे, तो इसमें जो गौतमी पुत्र सिरी है, इसका आप समझ लो ये भी जो है एक ब्राह्मण था, लेकिन ये भी जो है एक राजा था। तो इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मण भी जो है वो राजा बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। जो परेशानी है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, डाउट है ये, और ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा बनते थे, तो अब आपका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, और आपसे पूछे कि शास्त्रों के अनुसार अगर पूछ ले तो आप कहोगे क्षत्रिय ही बनते थे। शास्त्र में ये माना जाता है और वहां की प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप कोई सारे वंश देख लो, सभी में यही हाल है। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 3 है ये यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा पार्ट 4 आएगा, और हो सका तो एक पार्ट और आएगा, पार्ट 5। उसमें आपका ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ काम देता हूँ जो कि आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो आपका काम ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, पहला काम आपका ये है, और दूसरा आपका काम है बेल आइकन पे क्लिक करना। ठीक है, और तीसरा आपका काम है वीडियो को शेयर करना। ये हो गया 3, यानी आपके 3 काम बन चुके हैं। और कमेंट भी आप कर सकते हो, ये आपका कोई भी अगर डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो लाइक कर सकते हैं आप। तो ये जो 3 काम है इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है ये,
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो हमारा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो का व्यू है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 3 काम आपको करने हैं। वीडियो आप देखने के बाद आप इन तीनों कामों को जरूर करें। ठीक है, तो अपने अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 4। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।